चलिए ठीक है, आज हम लोग जो बात करते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पे। यानी कि वैसे तो आप लोगों ने सभी ने ये एटॉमिक नंबर मास नंबर जरूर पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर भी जो है आप लोगों को कुछ बताता हूँ। अब देखो, यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर हम एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्यों कहते हैं, कोई बताना चाहेंगे? नंबर क्योंकि ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उनको नहीं ले सकते, क्योंकि सर वो केवल सर आयोनिक कंपाउंड में सर वो गेन और लॉस हो वेरी जाते हैं, गुड, इसलिए नंबर प्रोटॉन सेम दिखते हैं। थैंक यू बेटा आदित्य। अच्छा, क्या प्रोटॉन लॉस और गेन नहीं होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन? होता है या नहीं होता? नो सर। आप लोगों को मैंने शायद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बताया था, वहां पे देखो मैंने न्यूट्रॉन निकाला था। जी अगर जब सर। न्यूट्रॉन निकालते हैं तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पे क्या हो जाते हैं कि प्रोटॉन भी निकलते हैं। फिर भी हम लोगों ने नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्यों लिया? अब अगर जब आपके अनुसार से, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपकी लॉजिक गलत है, बिल्कुल सही लॉजिक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर जब वो प्रोटॉन भी तो कहीं ना कहीं आपके अनुसार से यानी कि लॉस और गेन कर रहा है, तो फिर हम लोगों ने क्यों प्रोटॉन को ही हमने जो है ऐसा माना? देखो एक्चुअली इसलिए माना क्योंकि ये जो प्रोटॉन लॉस और गेन होता है ना, बहुत ही कम एलिमेंट में होता है, खास करके रेडियो एक्टिव एलिमेंट में होता है। अगर आप ही खुद सोचिए कि अगर जो दो चार में होता है तो यानी कि वो हमें ज्यादा आसान है याद रखना, ना कि अगर जो सब में ही लॉस और गेन हो जाता तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, हमें जो है काफी कठिन हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस बात को याद रखना कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाता है। मास नंबर इक्वल टू क्या हो जाता है, मास नंबर इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, एक और जगह ऐसे भी लिखा रहे, नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इन आइसोलेटेड केस, इन आइसोलेटेड संयुक्त केस। रहते हैं। अब कहोगे सर आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, जब वो कोई इलेक्ट्रॉन ना दे या ना गेन करे तो इस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल। आइसोलेटेड स्टेट कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। न्यूट्रल रहते हैं। अब देखो, नंबर ऑफ मास नंबर इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाता है। ठीक है, लेकिन कई जगह पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिल जाए तो घबराना नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मुझे बताइए कि मास नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये मास नंबर है। लेकिन नंबर आपको पता है कि एक प्रोटॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या बताना चाहोगे? एक प्रोटॉन में कितने इलेक्ट्रॉन का मास के बराबर हो जाता है? आपको मैंने बताया था। 12। ओके, तो यानी कि आपके सामने क्या हो जाता है कि यहाँ पे जैसे ही हो जाएगा, वन प्रोटॉन का जो मास हो जाता है वो करीब करीब 18-14 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे कितना हो जाता है, वन प्रोटॉन इक्वल टू कितना हो गया, 1840 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है। अब सोचो खुद ही कि कितना कम इसका मास होगा, और आपको शायद रिलेटिव मास भी मैंने बताया था 0.0005। ठीक है, शायद याद है कि नहीं याद मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जो है आपको मैंने क्या करा था, यानी कि मास हो जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास हो जाएगा प्रोटॉन के टर्म में इतना कम हो जाता है। तो जिस कारण से हम लोग इसको जो है निग्लिजिबल कर देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर जो कहा जाए तो सीधे सीधे नंबर ऑफ प्रोटॉन का मास लिख दो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का जो है लिख देना, और यही जो है यानी कि क्या कहलाएगा, मास नंबर कहलाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। अब देखो कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है ये भी जानना जरूरी है। जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, बाहर में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होता है, यानी कि जो है रिवॉल्व कर रहा होता है। बाहर में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, यानी कि जो है रिवॉल्व कर रहा होता है। यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये बात याद रखना कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है। और इलेक्ट्रॉन जो यानी कि कहाँ होता है, यानी कि जो बाहर में घूम रहा होता है। मैं आगे बोर्स मॉडल में बताऊंगा कि इस इलेक्ट्रॉन के पास कहाँ से एनर्जी आती है जिस कारण से ये घूमते रहता है।
अभी फिलहाल आप लोग इतना, अभी हम लोग जैसे डाइवर्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि जब वहां पे आएगा तो स्पेशल मैं आपको बताऊंगा। इनकेस अगर जो मैं भूल जाता हूँ तो आप लोग पूछ लेना, कई बार चीजें हो जाती है, छूट जाती है, तो आप पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने पहले बता दिया। खैर, अब यानी कि इसके अंदर यानी कि आपके पास क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, और यही मास नंबर यानी कि क्या करता है, कैरी करता है। तो आपको ये भी याद रखना है। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ आपको यहाँ पे, आप लोगों के लिए यहीं पे लिख देता हूँ, find the new mass number of oxygen 816 atom if mass of neutron is double, mass of neutron is double, neutron is doubled, and comma mass of proton is half, and mass of electron is ट्रिपल। अब यानी कि आपको न्यू मास नंबर पूछ रहा है, वो किसके लिए, यानी कि इस एटम के लिए। आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका न्यू एटम का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि अगर हम चेंज कर दें इस प्रकार से तो कितना हो जाएगा, कोई बताना चाहेंगे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैंने पूछा है। 20 सर मास अप्रोक्स, का 20 अप्रोक्स, सर 28 ओके, वेरी गुड इरफान। और कोई बताना चाहेंगे? सर 20 अप्रोक्स। ओके, 20 अप्रोक्स। ओके, और कोई बताना सर ये चाहेंगे? मास ऑफ प्रोटॉन क्या लिखा है सर? कहाँ पे? सर मास मास ऑफ ऑफ प्रोटॉन, सर एक बार क्वेश्चन फिर से यानी कि बताना। आधा कर देते हैं। ठीक है, चलिए मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए। अब देखो, इनिशियल में अगर जो मेरे पास ऑक्सीजन है, तो यानी कि ये जो है, आप लोगों को मैंने सिंबल लिखने के लिए बताया था, शायद याद है कि नहीं याद है, कि अगर मेरे जी पास कोई ये एक्स एलिमेंट है तो हम लोग नीचे में, ऊपर में एटॉमिक मास लिखते हैं, नीचे में जेड लिखते हैं, यानी कि ये क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। और ऊपर में जो लिखते हैं, यानी कि क्या लिखते हैं, जो है ये जो है क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से मतलब जो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, एटॉमिक मास कहलाता है। और जो एटॉमिक मास होता है वो क्या हो जाता है, यानी कि प्रोटॉन प्लस यानी कि क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है। खैर, आपको देखो, अगर जो ओरिजिनल में जो दिया हुआ था वो ऑक्सीजन, या अगर जो मैं इनिशियल लिखूं, मैं एक नया पेज ऐड करके लिख देता हूँ, इनिशियल और फाइनल में हम लोग लिखते हैं। अगर जो मेरे पास क्या है, इनिशियल कंडीशन में और फाइनल कंडीशन में, ठीक है। अगर ये देखिए कि इनिशियल कंडीशन में मेरे पास क्या दिया हुआ है, प्रोटॉन की संख्या कोई बताना चाहेंगे कितना दिया हुआ है? अब देखो, 18। हाँ, यानी कि ऑक्सीजन आइटम है तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या हो जाता है, प्रोटॉन हो जाता है। यहाँ पे प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ओके, अब देखिए आपके पास न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है, टोटल मास में से माइनस कर दो तो यानी कि कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी कितनी हो जाती है, जितना प्रोटॉन उतना ही क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हो जाता है। चलिए अब फाइनल देखते हैं, वो क्या कहता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन को डबल कर दे रहे हैं, यानी कि प्रोटॉन को हमने हाफ कर दिया, यानी कि 8 था, यानी कि हाफ कर दिया, तो अब कितना हो जाएगा, 4। अब न्यूट्रॉन को हमने क्या कर दिया, यानी कि जो है डबल कर दिया, यानी कि डबल कर दिया तो यानी कि कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के मास को हमने क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 24। एक्चुअली जब वहां पे दिया था तो वहां पे लिखा था नो चेंज, और भी 2-3 ऑप्शन थे। आप उस प्रकार से, यानी कि जो है जेईई मेंस का ही क्वेश्चन था ये, इस प्रकार से यानी कि आपको दिया हुआ था। चलिए अब देखो, यानी कि आपको मैंने कहा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल कर देते हैं, कि इसका मास जो होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो यानी कि मास ऑफ एटॉमिक मास के लिए फॉर्मूला हमने बताया, तो क्या बताया था, एटॉमिक मास। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। प्रोटॉन मैं शॉर्ट में लिख दूं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जी सर। हाँ, अब ये कितना हो जाएगा, प्रोटॉन 14, और ये कितना हो जाएगा, 16, और यहाँ पे यानी कि कितना हो जाएगा, 20। यानी कि इसका न्यू जब आपने चेंज करने के बाद जो है, जो इसका मास हो जाएगा 20 यू हो जाएगा। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किन्हीं के मन में कोई दुविधा?
ठीक है, इस टाइप से एक और छोटा सा मैं क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए, बहुत ही आसान सा, ताकि कि सर आपका 20 आएगा इसका? ओके सॉरी बेटा, सर इसका 20 आएगा ना सर इस क्वेश्चन का? हाँ ठीक है, इसका जो है सर हम 20 आ इसमें सर इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते सर प्लस। 20 इलेक्ट्रॉन का मास मैंने क्या कहा, बहुत ही कम हो जाता है ना बेटा, इसीलिए उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वैसे भी सोचो कि 8037 इलेक्ट्रॉन होता तो एक मास के बराबर होता, तो 0.00 समथिंग आ जाएगा, तो 300 आ जाएगा, तो ना के बराबर ही है। इसी कारण से हमने पहले इसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। क्या कुछ और कुछ दिक्कत है? सर 20 के आगे म्यू है। हाँ, म्यू यूनिफाइड मास, आपको शायद मोल कॉन्सेप्ट में याद हो, मैंने बताया था कि इसको Yes, जब लोग लिखने का जो तरीका होता है यूनिफाइड मास होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन दो। यस सर। हाँ, अब जैसे मान लो मेरे पास यूरेनियम है, ठीक है, और ये 92 है और ये 238 है। आपको बताना है प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है। फटाफट से आप लोग बताइए, बहुत ही आसान सा सर क्वेश्चन। प्रोटॉन 32 है। वेरी गुड साहिल। सर प्रोटॉन सर 46 है। इलेक्ट्रॉन भी 32 है सर। ओके, और कुछ? और सर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितना है? सर रुक जाओ। निकाल लीजिए, बाकी लोग भी निकालिए, ट्राई जल्दी कीजिए सर फटाफट। 206। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर प्रोटॉन 146 है। ओके, प्रोटॉन कितना हो गया? सर 146 है। 146, ठीक है, और? नो सर न्यूट्रॉन 146 है। ओके, सर प्रोटॉन 92। सर सर न्यूट्रॉन 92 है सर, ये सर 84। मेरे को 32 दिख रहा था। ये 92 है बेटा, ये 32 लग रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये जो है 92 है। अब मेरे ख्याल से दिख रहा है 92, छोटा लग रहा है क्या? आप लोग कैसे लिखते हैं 92 यार? सर ठीक है ठीक है। नहीं सर लग गया पता। ठीक है सर। सर इलेक्ट्रॉन भी 92 होंगे। ओके चलिए, अब मैं बना देता हूँ आप सर लोगों के लिए। सर अब देखो प्रोटॉन और मैंने न्यूट्रॉन सर 92 है, और सर नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 92 है, और सर न्यूट्रॉन 146 है। ओके थैंक यू। अब देखो मैंने कहा था ये जो होगा वो क्या होगा, सर यानी कि एटॉमिक नंबर है। वेरी गुड, एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। मास नंबर। एटॉमिक मास। वेरी गुड, थैंक यू बेटा ने, एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखिए यानी कि आपके पास कितना हो गया, ये हो गया। आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर हो जाता है? एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। वेरी गुड, एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ तो यहां प्रोटॉन। से आप लोगों को एक बात तो पता लग गई, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा एटॉमिक 92। नंबर के 92। बराबर, तो यानी कि जो है 92 हो गया। दूसरी बात याद रखना कि जितना एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन होता है, इन केस अगर जब तक उन्होंने गेन या लूज नहीं किया है तब तक वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यानी कि एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा बताओ, सॉरी एटॉमिक 92। नंबर 90। 92। अब यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 92। 92। वेरी गुड थैंक यू बेटा, 92 हो गया। अब यानी कि आपको पता है कि न्यूट्रॉन निकालना है, एटॉमिक मास इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एटॉमिक सर मास सर मास 184 आएगा एटॉमिक सर। मास एटॉमिक मास माइनस माइनस एटॉमिक एटॉमिक नंबर। नंबर। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आपको मास नंबर पता है 238 है, और प्रोटॉन की वैल्यू पता है 92। 92। यहां से क्या कर लेंगे, न्यूट्रॉन की वैल्यू निकाल लेंगे। आप इसको माइनस करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 8 में 2 गया 6 और 4, और यानी कि 146। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 146। क्या आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो निकाल लोगे? एक मैं पॉजिटिव जी सर। निगेटिव वाला दे देता हूँ, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं। ओके, यस सर। जैसे मान लो कि मेरे पास, मैं लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं दे रहा हूँ, सिंपल सा ही दे रहा हूँ। सर मेरे पीछे पास कोई, करना है, हाँ बोलिए बेटा। सर पीछे करना है क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सर, हो गया। वेलकम। ठीक है, अब यानी कि आपके पास मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई एक स्पीसीज है, जिसका जो है x-2 है। ठीक है, इन विच नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन इज 10 है, ठीक है, एंड number of neutron is number of neutron is 2 times of actual electron. Find the mass number, comma, proton, electron, and क्या बच गया, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फटाफट से आप निकालिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया है मैंने, कोई भी मास 24, ओके वेरी गुड, तो प्रोटॉन सर 8, ओके इलेक्ट्रॉन 8, न्यूट्रॉन 16। सर आपने 2 टाइम दिया है। ओके ठीक है, मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स ऑफ एक्चुअल इलेक्ट्रॉन, जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूट्रॉन 2 टाइम्स है, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू ज्यादा होगी ना कि इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन 8 ही है मेरा। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है 80 रहेगा, ठीक है, न्यूट्रॉन सर 16 है। हाँ वेरी गुड आदित्य, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मैं जो समझाना चाह रहा हूँ? यस सर। जी सर। ओके चलिए, क्या मैं बनाऊं या आप लोग बना रहे, ट्राई कर रहे हैं? सर बना लिए। सर बना रहे हैं। सर बना लिए सर। ओके चलिए वेरी गुड, आप लोगों ने सभी ने बना लिया, बहुत तेज हैं आप लोग, ठीक है। यानी कि अब देखो मेरे को क्या कह रहा है कि x-2 कोई एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि -2 का मतलब क्या होता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, जी सर। तो मतलब होगा, इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यानी कि इसके पास कितना हो गया होगा, यानी कि 10 है, 10 हो गया। यानी कि जब 10 है तो यानी कि इसके पास एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अगर जब मैं कहूं कि एक्स के पास, मान लो कि मेरे पास इसके पास ई इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसकी वैल्यू अब कितनी है, 10 है, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 - 2 यानी कि 8। अब यहां से तो आपको ये तो पता लग गया इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो गई, 8, और अगर जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता लग गई तो प्रोटॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 8 हो जाएगी। जितना इलेक्ट्रॉन है होगा उतना ही तो प्रोटॉन होगा किसी एटम में, यानी कि Yes, sir. न्यूट्रल ही तो होता है। ये तो अलग बात है कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर से दे दिया, लेकिन एक्चुअल में कितना हो जाएगा, तो यानी कितना ही हो जाएगा। चलिए अब देखो, कह रहा है कि न्यूट्रॉन्स इज 2 टाइम्स ऑफ एक्चुअल इलेक्ट्रॉन, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कितने पाए जा रहे हैं, 8, सर यानी कि 18 होगा, 16 होगा सर। हाँ वेरी गुड, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 × 2, यानी कि कितना हो गया, 16 हो गया। फाइंड द मास नंबर, तो यानी कि 16 + 24। हाँ, यानी कि जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि आपके पास प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन 8 और 16 यानी कि 24 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया, मास नंबर निकल गया, प्रोटॉन नंबर निकल गया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकल गया। अब आपके सामने समस्या क्या है कि सर हम किस चीज का लें, कि आफ्टर वाला लें या कि जो है पहले वाला लें। अगर आपके सामने देखना कि कई बार में भी हो सकता है कि ऑप्शन का खेल हो, अगर जब वहां पे दिया ही ना रहे, अगर जब 10 दिया रहे तो 10 वाला मार लेना, 8 दिया रहे तो यानी कि 8 वाला, या कोई भी स्पेसिफाई कर देगा यानी कि आफ्टर द चेंजिंग, तो आप आफ्टर द चेंजिंग लिख लेना। यहाँ पे दोनों दे सकते हो, यहाँ पे हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आपके लिए जो है कोई भी आंसर हो सकता है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जी Yes, सर। sir. ओके Yes, चलिए, sir. अब हम आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के लिए जो है आइसोटोप्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की कहानी सुनाते हैं। मैं फटाफट से सुनाऊंगा, तीनों के लिए एक ही पेज में मैं ऐड कर देता हूं आइसोटोप्स, ठीक है, ताकि कि मैं जो है फटाफट से आप लोगों के लिए आइसोटोप्स सर सेम और एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट हाँ नंबर। ओके वेरी गुड यीशु, आइसोटोप और क्या था, आइसो बार और आइसोटोन। आइसोटोन। वेरी गुड, थैंक यू, आप लोग बहुत
मेरे को बताते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं, इसलिए थैंक यू। ठीक है, यानी कि एसोटोन्स। अब देखो, आपको पता है कि आइसो का मतलब क्या होता है, यानी कि सेम। यानी कि आइसो का मतलब क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, अब देखो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा बेटा, इनका माइक ऑन है प्लीज। योगेश माइक बंद कर दो। ओके, ठीक है, यानी कि अगर, यानी कि क्या हो जाएगा कि आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि सर किसमें क्या याद रखे, किसके अंदर सेम मास होता है, किसके अंदर प्रोटॉन सेम होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं प्रयास करता हूं कि उस कंफ्यूजन को आपका दूर करने के लिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि आइसो का तो मतलब सेम है, यानी कि कुछ ना कुछ तो सेम होगा। अब देखो, यहाँ पे मैं P को पकड़ता हूं और यहाँ पे N को पकड़ता हूं, यहाँ पे VA को पकड़ता हूं। अब देखो, आइसो का मतलब सेम हो गया, यानी कि P से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। P से हमने क्या ले लिया, प्रोटॉन ले लिया। ठीक है, अब देखो प्रोटॉन को ही हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यानी कि हम लोग जो जी है सर। नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही तो क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर, यानी कि दोज स्पीसीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर इज डिफरेंट, सच टाइप ऑफ स्पीसीज नोन एज आइसोटोप्स। क्या मेरी बात, इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। हाँ, मैंने क्या कहा, आपको यस देखो सर। कंफ्यूजन होगा बेटा। ठीक है, ओके, आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि आपके सामने तीनों वर्ड जो है ना एकदम बिल्कुल सिमिलर है, तो यानी कि कहीं ना कहीं जो देखो कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे याद रखते हो, आइसो का मतलब सेम होता है, यानी कि कुछ ना कुछ सेम होगा। यहाँ पी आ रहा है, यानी कि प्रोटॉन सेम होगा। प्रोटॉन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। अगर एटॉमिक नंबर लिख देंगे तो यानी कि क्या होंगे, दोज स्पीसीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इट इज नोन एज आइसोटोप। उसी तरीके से अब यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, आपके पास यानी कि क्या है, आइसोबार। अब यानी कि क्या है हमारे पास, आइसोबार। आइसो का मतलब सेम होता है, बी ए का मतलब होता है वजन। वजन मतलब समझते हो आप लोग? यस सर। हाँ, जो वेट होता है। यस। यानी कि अगर तो मैं यहां से करूं कि आइसोबार के लिए, तो यानी कि बी ए से क्या हो जाता है, वजन हो जाता है। मैं हिंदी में लिख देता हूं, वजन। ठीक है, अब ये वजन का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, यानी कि वेट होता है। यानी कि जिसके अंदर क्या सेम हो, यानी कि वेट सेम हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। अभी एग्जांपल भी दूंगा, चिंता मत कीजिए। अब देखिए, अब इसको क्या कहोगे, दोज स्पीसीज विच हैव सेम वेट नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि आइसोबार कहेंगे। अब देखो, आइसोबार। आइसोटोन, यानी कि यहां से एन लेते हैं। ठीक है, यानी कि एन का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रॉन। ठीक है, यहां से एन का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रॉन। यानी कि जिसके अंदर क्या सेम हो, न्यूट्रॉन सेम हो, न्यूट्रॉन सर। इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटॉन्स कहते हैं। और ये आईआईटी ने क्वेश्चन भी पूछा था 1991 में, 3 स्पीसीज दिए हुए थे और वो यहाँ पे। खैर, अब बहुत सारे बच्चों को सर ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे सर आप कह रहे हो, एक आध एग्जाम्पल दे दो। देखो, जिसके अंदर प्रोटॉन सेम हो। अब देखो, यानी कि मैं एग्जाम्पल लेता हूं, H11, H12, H13, बहुत सारे एग्जाम्पल है। कार्बन का ले लो, कार्बन 612 एंड कार्बन 614। देखो ध्यान से, इसके अंदर आपको मैंने क्या बोला कि नीचे जो होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, और एटॉमिक नंबर को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। देखो यहाँ तीनों में, Yes, इन sir. तीनों के केस में क्या हो जाएगा कि प्रोटॉन तो सेम है, यानी कि प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है। अगर इनकी एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, देखो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। सर डिफरेंट। हाँ सॉरी बेटा, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, हाँ, डिफरेंट है मास नंबर। हाँ, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि आपके पास यानी कि क्या हो गया कि इस प्रकार से, यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएंगे इसको कहेंगे। आप एक बात याद रखना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटेरियम कहते हैं। इसको हम Yes, लोग क्या sir. कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिटेरियम कहते हैं। ठीक है, ट्रिटियम। मेरे ख्याल से इतनी सी बात आप लोगों को जो है क्लियर हो गई होगी। वेरी गुड। जी सर। हाँ,
अब देखो आपसे कई बार ना पूछा क्या जाता है कि जैसे जेईई मेंस ने पूछा था और एक बार एडवांस ने भी पूछा था कि बताओ कि प्रोटेरियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, बताइए। 0 सर। सर 0। वेरी गुड। बच्चे जनरली 1 मार्क के आ जाते हैं जबकि 0 होते हैं, क्यों? आपको भी मैंने बताया जो ऊपर में होता है मास नंबर होता है, मास नंबर प्रोटॉन प्लस क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन हो जाता है, और नीचे में क्या है, प्रोटॉन है, इसको माइनस कर दोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। खैर आपको ये बातें तीनों याद रखना कि कैसे हम लोग जो यानी कि इसका निकाल सकते हैं। अब देखो जिसका जो है वेट सेम हो तो आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल पता होगा, आर्गन 20 और ये जो है कितना हो जाता है 40, और कैल्शियम सॉरी आर्गन 18 और 20, सॉरी ये जो है मैंने थोड़ा सा 18 और ये 20 और 40। देखो इन दोनों में मास नंबर क्या है, सेम है। अगर Same. इसका मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, सच टाइप ऑफ स्पीशीज इज नोन एज आइसोबार। यानी कि बार भी ए से मतलब वजन होता है, और वजन का मतलब इंग्लिश में हम लोग क्या ले लेते हैं, वेट। जिसका वेट सेम हो इस टाइप के स्पीशीज को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। अब देखो हम लोग बात करते हैं आइसोटोन्स की, सच टाइप ऑफ स्पीशीज in which number of neutron is same but mass number and atomic number is different, such type of species is known as isotone। जैसे एग्जांपल देखिए मेरे पास, आप लोगों ये ट्रिटेरियम और हीलियम का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 2 4। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, अगर जब मास नंबर 3 है प्रोटॉन 1 है तो यानी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और यहां से माइनस करेंगे सॉरी ये 4 है तो कितना हो जाएगा n इक्वल टू 2। तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कह सकते हो कि जिसके अंदर यानी कि क्या हो, न्यूट्रॉन की संख्या देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, इस टाइप के स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि आइसोटोन। अब ये बहुत तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, अब उतना दम नहीं है इन सब क्वेश्चन में, लेकिन अगर जैसे मान लो कि अगर हिमाचल के कभी एग्जाम देते हो तो वहां पे ये पूछने के चांसेस है, लेकिन अब जेईई मेंस और जेईई एडवांस में पूछा नहीं जाता क्योंकि ये बहुत घिसीटे पिसीटे क्वेश्चन हो गए। खैर यहाँ पे देखिए आपको ये याद रखना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स अभी जो है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, यानी कि आप देखोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स को भी समझा देता हूं आप लोगों के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। चलिए अब देखो यानी कि दोज स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स और एटम्स और या कंपाउंड, उस टाइप के स्पीशीज को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे, ठीक है। अब देखो यानी कि आइसो का तो मतलब क्या हो गया, सेम, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर Electron. क्या सेम हो, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन सेम हो, इस टाइप के स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीशीज कहते हैं। जैसे आप लोगों के लिए एग्जांपल दिखाता हूं, मेरे पास मान लो कि Na सोडियम है, Na+ ऑक्सीजन है -2, Mg है +2। क्या बताओ तीनों की तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, क्या आप तीनों लिख सकोगे? यहाँ पे मैं प्रोटॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इन तीनों स्पीशीज में लिखिए। हाँ वेरी गुड, बहुत ही आसान सा चीज मैंने पूछा हूं, तो यानी कि आप लोग फटाफट से इसका जो है आंसर बता दीजिए, मतलब ठीक है। चलिए मैं लिखूं, हाँ बोलिए नेहा। सर जी मास नंबर 14। वेरी गुड। अब यहाँ पे जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, मैं किसी दिन ना आपको कल एक काम करना, मैं आपको 1 से 30 तक की सुपर ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको मास याद हो जाए। कल मैं जो है ना आप लोगों के लिए लिंक जो है ना 6 बजे भेज देता हूँ, ठीक है, ताकि कि जो मास नंबर है आप लोग याद भूल जाते हो, मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा याद हो जाएगा। आप चिंता नहीं करना, मैं ट्रिक बताऊंगा तो सारी की सारी चीजें आपको याद करा दूंगा, 1 से लेकर 30 तक मास नंबर मैं याद करा दूंगा, और एटॉमिक नंबर भी याद कराने का प्रयास करूंगा। एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक को आपने अगर यूज कर लिया तो आपको 1 से 30 तक मास नंबर निकालने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे वो भूल जाते हैं मुझे पता है, क्योंकि कई बार चीजें जो होती रहती है। चलिए देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। जब 11 कितना होगा तो यानी कि कितना प्रोटॉन हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब अगर आपको मास नंबर अगर शायद आप लोगों को नहीं पता है, यानी कि 23 होता है, अभी मैं बता दे रहा हूँ 23 होता है, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 11। हाँ, अगर जिनको अभी भी नहीं समझ में आया कैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो पूछ लेना बेटा, शर्माना नहीं, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि कई बार किसी बच्चे को ना कोई पॉइंट एक बार में क्लियर हो रही है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सीखना है, ठीक है? कल आप लोग जो है टाइम पे जुड़ जाना है, कल जो है हम लोग 6:30 की जगह पे 6 बजे का टाइमिंग रहेगा, ठीक है? ताकि कि मैं आप लोगों को मास नंबर भी बता दूं और थोड़ा सा जो है अपना सिलेबस भी खींच दूं। ओके, चलिए, प्रोटॉन यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यानी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है? 16 एटॉमिक नंबर बेटा, मास नंबर नहीं। सर ओके, 8 very good। यानी कि जो है 8 होता है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, ठीक है? अब बताओ इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब बताओ इसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? अगर यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा अगर जब सोडियम का ना लिख के जो है Na+ का लिख देता हूँ, ताकि कि आप लोगों के लिए जो है समझ में आए। यानी कि पहले 11 था और 1 दे दिया, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, प्लस का मतलब होता है 1 दे देते हैं। जब दे देते हैं तो यानी कि क्या हो जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। और जब लेते हैं तो यानी कि क्या आ जाता है, निगेटिव आ जाता है। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन था और 2 ले लिया तो यानी कि क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसे याद रखना कि आप लोगों ने कभी सेठ साहूकार से देखना, अपने गार्जियन या आसपास के लोगों से कभी कर्जा लेते हुए देखे होंगे। जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं ना तो हम लोग निगेटिव हो जाते हैं, कहता है ऋणी है ये जो है मेरे को इतना जो है ऋण रिटर्न करेगा। यानी कि इसका मतलब है जब हम किसी से उधार लेते हैं तो यानी कि हम ऋणी हो जाते हैं। लेकिन जब देता है सेठ साहूकार, जो देता है वो क्या कहता है, यानी कि धनवान कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो दे रहा है। तो इसीलिए जब देते तो पॉजिटिव आते हैं, लेते हैं तो निगेटिव आते हैं। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन। यानी कि टी जैसा सीन आ रहा है, कैटायन में कैसा पॉजिटिव, देखो टी के जैसा सिंबल आ रहा है तो यानी कि पेयर क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन में यानी कि एन आ रहा है तो यानी कि क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। खैर, इतनी सी बात आप लोग को पहले से भी पता होगी। यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन यानी कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है तो यानी कि 12 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है आप लोगों के लिए, यानी कि 12, यानी कि इसका भी इतना ही हो जाता है। मास नंबर 24 होता है तो 12 माइनस करोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन 12 होता था, 2 दे दिए तो यानी कि अब कितना बचा, 10। तो इस टाइप के स्पीसीज देखो यहाँ पे सबके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सेम है। अगर जब सबके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे। मेरी बात ध्यान से रखना, ये अभी ट्रेंडिंग में है आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला। आपको इसको याद रखना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहेंगे, जिसके अंदर क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। सर आपने नीचे ई लिखना है, N लिख दिया। न्यूट्रॉन लिख दिए सर। क्या बोले बेटा? सर, आपने नीचे एन लिखना था, ई लिख दिया Mg+2 के नीचे। ई लेना था सर, एन लिख अच्छा, दिए। सॉरी, ओके, सही कह रहे हो। यहाँ पे जो है एन की जगह पे ई होना चाहिए था, तो यहाँ पे जो है हो गया। चलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। हाँ, ओके, चलिए आगे बढ़ जाएं। अब देखो आइसोबार आइसोटर्म के एग्जांपल दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। आप लोग जो है एक बार जरूर इसको स्टडी करना। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये क्या है, आइसोटोन के एग्जांपल है आइसोबार। देखो आर्गन 1840 है, पोटासियम का जो है 1940 है, कैल्शियम का 2040 है। एक आइसोटोप है, इसका वैसे 39 और 40 दो आइसोटोप होते हैं। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका लिख सकते हैं। देखो मास नंबर 40 ऊपर वाला मास नंबर हो जाता है, यानी कि 40। तो हम लोगों ने क्या करा कि 40 यानी कि सबका मास है। और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 90 20, यानी कि निकाल सकते हो, जितना ये होगा उतना ही क्या हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इतना हो गया। और प्रोटॉन भी यानी कि क्या हो जाएगा, कि सेम हो जाएगा। और आप न्यूट्रॉन क्या कर सकते हो, मास नंबर में माइनस कर सकते हो। अब उसी तरह से आइसोटोन पूछा जाएगा जिसके अंदर क्या हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। तो यहाँ पे सबके अंदर न्यूट्रॉन क्या है, यानी कि सेम है। तो यानी कि इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे। मेरे ख्याल से इतनी सी बात क्लियर है, या किन्हीं को कोई दिक्कत है? हाँ, ओके, थैंक सर यू। 1 मिनट पीछे करना। ओके, ओके सर। ठीक है। अब यानी कि आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, इस प्रकार से निकाल सकते हो। अब देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने मतलब भी समझा दिया कि द स्पीसीज कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। इसको याद रखना बेटा, मैं कई बार कह रहा हूँ, क्योंकि इसके जो है ना, देखो जो जिनका माइक ऑन है बेटा, अभी फिलहाल के लिए थोड़ा देर ऑफ कर लीजिए ताकि ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए। अब यानी कि आपके पास यानी कि क्या है
कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, वो क्या करेगा ना, जैसे मान लो कि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में दे देता है, जैसे मेरे को दे दिया NH3, ठीक है, वो पूछ देगा कि कौन जो है इसके जैसे आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी कि नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 7 और इनके पास 10 होते हैं, तो क्या ये जो है Na+, यानी कि पूछा जाएगा कि NH3 जो है किसके आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, सोडियम, चाहे वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी दिया रहे, तो आप एक एक करके काउंट कर लेना, 7 + 3 यानी कि 10, और यहाँ पे भी यानी कि क्या हो जाएगा 10, क्योंकि वो आपको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही एग्जाम में दिया रहेगा। जेईई मेंस कभी भी अकेला अकेला नहीं देता है, वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स दे देगा। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि वो CO2 और क्या दे दे कि N2O, बताओ क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं या नहीं है? बताइए, क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं है? नो सर। नो अब देखो, कार्बन के नो पास सर। कितने हैं? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 6 ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8, यानी कि 16, यानी कि कितने हो गए? 22। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? यानी कि 7 7 into 2 यानी कि 14 + 8, और ये भी कितने हो जाते हैं, यानी कि 22। यानी कि ये स्पीसीज कैसा होगा? आइसोइलेक्ट्रॉन्स होगा। भले आपको कई बार चीजें जो है आप उस सबके एटम को जोड़ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन को जोड़ना और उसके बाद देखना कि यानी कि वो है या नहीं है, तो ये जो है यानी कि क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। हाँ, ओके, चलिए Yes, आगे sir. बढ़ जाए। चलिए, अब आपके सामने जो है यानी कि देखो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फटाफट से इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर जिनके कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे ख्याल से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सर न्यूट्रॉन सर 45 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 35। ओके आदित्य, थैंक यू। और कोई बताना यस चाहेंगे? सर। सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 35। ओके, वेरी गुड। चलिए, आप सभी ने बना लिया। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो यानी कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम। आप लोगों को याद हो, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं? 35, और यहाँ पे 80 लिखते हैं। ये जो होता है क्या हो जाता है? मास नंबर। ठीक है, ये क्या हो गया? मास नंबर। ये जो हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि एटॉमिक नंबर। और नंबर। एटॉमिक नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं? मास नंबर आएगा सर। हाँ। आप सर यानी, एटॉमिक हाँ बोलो यूसुफ, मास नंबर आपकी आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है। मास नंबर सर 10 आएगा। हाँ, ओके, ठीक है। एटॉमिक नंबर यानी कि 35 हो गया, तो यानी कि प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 35। 35। ओके, न्यूट्रॉन हो गया सर। इलेक्ट्रॉन की भी सर 35। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन की भी 35 आ जाएगी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि इसके अंदर न्यूट्रॉन यानी कि 85, 80 में से 35 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 45। 45, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, ओके, आप लोग ने बिल्कुल बता दिया। अब वो कहता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन स्पीसीज। 45। हाँ, ओके, यानी कि आपको क्या कह रहा है? प्रॉपर सिंबल के साथ आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो, यानी कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, जो जो चीज दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। आपके पास इलेक्ट्रॉन जैसे सीक्वेंस में दिया हुआ है वैसे ही लिख लेते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दी हुई है? 18, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 35। दी हुई है? 18। जो पहले यानी कि क्या है, रिस्पेक्टिवली दिया गया, यानी 18 कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 16, और जी सर। और जो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 16 है। खैर, अगर 16। इन केस आप देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम नहीं है, इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे? यानी कि बाहर से लिए होंगे। चलिए हैं। यानी कि इसका मतलब है जो भी स्पीसीज है, यानी कि प्रोटॉन यानी कि 16 हम किसको लिखते हैं? सल्फर को। ठीक यस है, सर। हम लोग जो है प्रोटॉन जो लिखते हैं किसको लिखते हैं? सॉरी, 16 जो लिखते हैं वो किसको लिखते हैं? सल्फर को लिखते हैं। यानी कि जैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा? 16, और यहाँ पे आपके सामने आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इस प्रकार से 16 लिखते हैं। खैर, अब मास नंबर कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो यानी कि कितना हो मैं जाएगा? 32। लेकिन 32। आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 2, तो यानी कि -2 लिखेंगे। तो -2। हाँ, तो यानी कि वेरी गुड, थैंक यू बेटा, आप लोगों ने जो बता दिया आंसर, तो इसका जो है राइट तरीका जो है यानी कि क्या है? इस प्रकार से आप लिख सकते हो। चलिए, अब आपको बताता हूँ आइसोडाइफर, आइसोस्टेयर्स।
ये आईआईटी ने पूछा था, लेकिन एक ही बार पूछा, उसके बाद पूछा नहीं, आपको जनरली बताया नहीं जाता है। आइसोडाइफर्स का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे इसको, दोज स्पीसीज which have proton and neutron difference is same। ठीक है, यानी कि इस टाइप की स्पीसीज को क्या कहेंगे, यानी कि डिफरेंस इज सेम, जिसके बीच जो है यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम होगा। खैर, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे लिखता हूँ, इसको यूरेनियम 92 है और यानी कि 238 है। मैं इधर साइड लिख देता हूँ, वैसे लिखने का तरीका इधर है, आप इधर साइड लिख सकते हैं। जिनको कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेना। क्या मैं यहाँ पे प्रोटॉन कितना लिख सकता हूँ, 92 लिख सकता हूँ। जी सर। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, अगर जब मैं माइनस कर दूं तो यानी कि कितना हो जाएगा 6, और 13 में 9 गया यानी कि 4, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 146। आपको क्या चाहिए कि जिसके बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम हो, तो यानी कि क्या मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस निकाल सकता हूँ। अब जिसकी संख्या ज्यादा हो आप उसी में से माइनस कर देना, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, यानी कि 146 माइनस 92, और ये कितना आ जाएगा 4, और यहां से कितना आ जाएगा 5, यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस कितना आ गया 54। अब अगर जब मैं यहाँ पे, अगर जब मैं सेकंड केस की बात करूं, देखो मेरे पास थोरियम है, थोरियम के पास प्रोटॉन कितना है, अगर जब मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख दूं थोड़ा सा साइड करके, थोरियम यानी कि 90 और 234। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इसके पास यानी कि प्रोटॉन कितने हैं 90, न्यूट्रॉन कितने हैं, यानी कि इसको घटा देंगे तो यानी कि 144 144। ओके, अब यानी कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएंगी, यानी कि 144 माइनस 90 इक्वल टू 54। यानी कि इस टाइप में देखो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है 54, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है 54। इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोडाइफर्स कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों के लिए, बोरॉन 5 और 6, मेरे ख्याल से कार्बन C6 और 13। एक मिनट में चेक कर लेता हूं मेरे पास है यानी प्रोटॉन। चल पहले आप लोग इसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लीजिए, फिर अगर जो निकलता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी आगे पीछे करने पड़ेगा। नहीं, आप निकालता हूँ, प्रोटॉन की वैल्यू इसमें 5 हो जाएगी, न्यूट्रॉन की वैल्यू, बोरॉन का 11 होता है मास। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, यानी कि 6। अब डिफरेंस करोगे तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब यहाँ पे निकालते हैं कि प्रोटॉन कितना है 6 और न्यूट्रॉन कितना है यानी कि 7। अगर जब आप न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करते तो यानी कि कितना आ जाएगा, यस सर। यानी कि ये भी स्पीसीज क्या कहलाएगा, यानी कि आइसोडाइफर कहलाएगा। ओके, मेरे ख्याल से इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जी सर। ये जो टर्म होता है, हाँ, आइसोस्टेट्स क्या होता है, यानी कि ऐसे स्पीसीज जिनके पास क्या हो, नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, यानी कि हम सिंपल कहें दोज स्पीसीज which have same number of electron and number of atom, ऐसे स्पीसीज को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि एसोस्टेट कर। देखो यहाँ पे कितने एटम है, CO2 में कितने एटम, कोई बताना चाहेगा। 3। वेरी गुड, यानी कि एटम यहाँ पे कितने हैं 3 है। कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का कितना एटम है 2 एटम है, टोटल हो जाएगा 2। यहाँ पे भी देखो यानी कि कितने एटम है, यानी कि 3 एटम। ओके, अब देखो यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी सेम है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, यानी कि इसके अंदर भी 22 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है 22 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे, जिसके पास एटम भी सेम हो, इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, तो इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोस्टेट्स कहते हैं। मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जी सर। ठीक है, अभी देखो मेरे पास मैं आप लोगों के लिए 2 आइसोस्टेट्स क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ,
मैं आप लोगों के लिए 2 होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम टाइप का मैंने अभी जस्ट कराया है। आप लोग जो है अच्छा एक ही है, ओके। आप इसको जो है यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डबल ट्रिपल करके ही है, तो आप लोग जो आसानी से बना सकते हो। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन यानी कि आप लोगों के लिए करा दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। अब देखो एक्चुअली जो डिमेरिट थी किसके अंदर, रदरफोर्ड मॉडल के अंदर। रदरफोर्ड मॉडल के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था 2 डिमेरिट थी। क्या क्या थी कि एक तो उन्होंने सही से बता नहीं पाया कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा उन्होंने नहीं बता पाया कि अगर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस प्रकार से तो कुछ सालों बाद या कुछ समय बाद जो है एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस बात को यानी कि जो है वो क्या कर पाए, यानी कि जो है नहीं एक्सप्लेन कर पाए। अब हमें जो यही बात की पता करना था कि आखिर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहाँ से होती है, जो कि हर समय वो क्या करती रहती है, यानी कि घूमती रहती है। तो इस चीज को कहा कि भाई रदरफोर्ड के अंदर जो कमियां थी, तो बोला कि कौन पूरा करेगा, तो बोर ने कहा कि मैं जो है यानी कि जो है कमी को पूरा करूंगा। अब वो जैसे ही आए बोर साहब ने, यानी कि वो जो है यानी कि क्या करना चाह रहे थे, यानी कि जो है इन सब चीजों के बारे में डेवलप करना चाह रहे थे। लेकिन जब बोर्स जो है अचानक आते हैं इस फील्ड में, और वो जो सोचते हैं कि पहले मैं पढ़ तो लूं यानी कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या क्या चीजें हो रखी है, इस चीज के लिए उन्होंने क्या करा, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ जो है पहले बोर्स मॉडल ने पढ़ा कि क्या क्या हो रहा था उस समय के अनुसार से। तो जिसमें से कई सारी बातें थी कि कहा लाइट जो होते हैं ना डुअल नेचर शो करते हैं। ठीक है, लाइट कितने नेचर शो करते हैं, डुअल नेचर। एक कौन सा, पार्टिकल नेचर, एक जो होता है यानी कि वेव नेचर। शायद आप लोगों को फिजिक्स में ही बताया जाता होगा कि जो है यानी कि वो डुअल नेचर शो करता है, एक पार्टिकल नेचर, दूसरा जो है यानी कि क्या करता है, जो है वेव नेचर को शो करता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल नेचर है ना, यानी कि जो लाइट आती है ना वो फोटोन के फॉर्म में आती है, जिसको हम लोग आप लोग क्वांटा कहते हो। ठीक है, जी सर। आप लोगों को शायद सुना भी होगा, यानी कि फोटोन का नाम सुने हैं आप लोग। जी सर। हाँ ओके, तो उन्होंने कहा कि जो लाइट है ना वो यस सर। फोटोन के फॉर्म में आता है। बोलोगे सर फोटोन क्या, इट इज द पैकेट ऑफ सर पैकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी। हाँ, यानी कि छोटे छोटे एनर्जी का पैकेट होता है और वो क्या करता है, हमारे पास आता है। जैसे अब मैं कहूं कि किन्हीं का घर है, देखना कि कोई कमरे में अंधेरा हो होता है, जैसे अगर एक घर, उसके बाद बगल घर, उसके बाद एक और घर, तो अगर इस तरह से लगातार सीक्वेंस में है और कहीं से भी उसमें विंडोज नहीं है या कहीं से सन की डायरेक्ट लाइट ना आ पाए, तो वो आपको घर देखना अंधेरा जैसा दिखता है। क्या दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है? नो। एक्चुअली वो आपको Yes, sir. जैसे रोड के किनारे वाला जो रूम होगा जहां पे डायरेक्ट सन की जो रोशनी आती है, वो आपको बहुत ज्यादा अंधेरा दिखेगा, लेकिन अंधेरा करा उजाला दिखेगा। लेकिन जो अंदर वाले रूम होंगे उसमें देखना आप लोगों को हमेशा बल्ब जला के रखना पड़ता है। शायद आप लोगों के समय वहां पे ऐसा घर नहीं होगा, लेकिन दिल्ली जैसे शहर सब में ये सारी प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, क्योंकि आप लोगों के पास स्पेस काफी ज्यादा है, तो जिस कारण से चारों तरफ से आप लोगों के यहाँ रोशनी आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर जैसे मान लो कि अगर जो आप, मैं समझाने के लिए कहूँ कि मेरे पास कुछ इस प्रकार से अगर जो रूम है बिल्कुल चारों तरफ से पैक है, ठीक है, अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत, जैसे मान लो ये मेरा फर्स्ट रूम है, ये सेकंड रूम है, ये थर्ड रूम है, तो देखोगे कि इन दोनों रूम में ना आपको हमेशा कुछ ना कुछ जला के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है डायरेक्ट सन की लाइट जो है यानी कि नहीं जा पा रही है। अगर जो सन की लाइट डायरेक्ट नहीं जा पा रही है, तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों को, तो लेकिन आपके मन में आएगा कि सर अगर ये पूरी तरह से तो दिख नहीं रही है, लेकिन दिख तो रही है थोड़ी बहुत, क्यों दिख रही है, जबकि वहां पे तो लाइट रेज पहुंच ही नहीं रही है। अभी आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस टाइप की रेज होती है, लेकिन फिलहाल मैं भी यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ, इसलिए इतना सा थोड़ा सा मैं फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, अब यानी कि आपके सामने क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे अगर जो कहोगे कि यहाँ पे डायरेक्ट सन की रेज तो आ नहीं रही, मैं एक और रूम बना दे रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, किन्हीं को अगर जो कोई डाउट हो तो पूछना जरूर, डरना नहीं। ठीक है, अब यानी कि आपके सामने यहाँ पे कोई ना कोई एक रेज आ रही होगी, सॉरी यहाँ पे तो चलो रेज आ रही है सर, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में तो इस रूम में आ रही है, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ से इधर रोक दिया, इधर वाले इधर रूम ने रोक दिया, इधर वाले इधर रूम ने रोक दिया, लेकिन यहाँ पे आपको फिर भी विजिबल होती है ड्यू टू द फोटोन एनर्जी, क्योंकि इसके पास यानी कि जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, यानी कि फोटोन की एनर्जी होती है। और जैसे ही फोटोन की एनर्जी होगी तो जिस कारण से यहाँ पे क्या होता है आपको विजिबल हो जाता है। क्या?
तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को पता होगा कि कहाँ पे लाइट जो है यानी कि वेव नेचर शो करता है, कहाँ पे पार्टिकल नेचर शो करता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि इंटरफेरेंस ये जो है यानी कि कहाँ पे ये शो जो करता है यानी कि वेव नेचर शो करता है। ठीक है, जो है आपको इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन ये यहाँ पे जो है यानी कि क्या करता है, ये वेव नेचर को शो करता है, या रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिव जो भी है, यहाँ पे ये सारी चीजें जो है क्या कर रहा है, वेव नेचर को शो करता है। पार्टिकल नेचर कहाँ पे शो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। यहाँ पे जो है यानी कि क्या करता है, ये जो है पार्टिकल नेचर को शो करता है। मेरी बात इतनी सी आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि कहाँ कहाँ पे, आगे मैं बताऊंगा कि आपको लिख के भी दिखा दूंगा, तो चीजें जो है आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगी। तो उस समय यानी कि बोर साहब के सामने चुनौती थी कि जो उनकी कमी थी रदरफोर्ड की, उसको यानी कि क्या करे, पूरा करे। तो मैं जो यानी कि क्या कर रहा हूं कि आप लोगों को बता दे रहा हूं, डायरेक्ट हम लोग जो है वेव नेचर पे बात आते हैं। वेव नेचर कौन कौन से पाया जाता है लाइट में, आपको पता होगा, रिफ्लेक्शन पाया जाता है, ठीक है, इंटरफेरेंस पाया जाता है, पोलराइजेशन पाया जाता है। अब कहोगे सर इंटरफेरेंस क्या है, पोलराइजेशन क्या है, ठीक है, आगे मैं जस्ट बताऊंगा क्योंकि मेरे पास 5-6 मिनट बचे हुए हैं। मैं उसका जो है यानी कि एक छोटा सा आप लोगों के लिए, फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा है, पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है वो, कम से कम 5-6 बार ही पूछ चुका है। ये जो लाइट वेव, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, ये ऑसिलेशन जब करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करता है। बात याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, आप शायद यहाँ से समझ पाओ या ना पाओ, लेकिन मेरे डायग्राम से आप जरूर समझ पाओगे। ठीक है, मैं जैसे मान लो 3D का प्रयास कर रहा हूँ, शायद में भी बन जाए, ना भी बने। ठीक है, थोड़ा सा मैं जो है प्रयास कर रहा हूँ कि जो है मैं इसको इस प्रकार से बनाऊं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, और ये जो है मैंने कुछ इस प्रकार से बना दिया। हो तेरा बन गया। आप एनसीईआरटी बुक देखना, आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब देखो, एक मैंने ऐसा लिया, यहां से शुरू किया, और ये एक, ठीक है, और ये जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, यानी कि प्रोपगेशन डायरेक्शन, प्रोपगेशन डायरेक्शन। तो ये अपने पास अच्छा डायग्राम भी है, लेकिन उसमें इस तरह का नहीं है। मैं एक छोटा सा सिंपल डायग्राम भी बताऊंगा। और ये जो है यानी कि कुछ इस प्रकार से है, यानी कि ये जो है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। आप लोगों को भले समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। ये जो है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। जस्ट एक मिनट मुझे समझ दो, बिल्कुल समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो तीनों के तीनों है ना, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो बस आपको याद क्या रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब जैसे यहाँ पे देखो, वापस आओ, यहाँ ध्यान से देखिए, आप लोगों को 3 रेज दिख रही है। एक ये जो है यानी कि क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, प्रोपगेशन यानी कि इस डायरेक्शन में वेव जो है यानी कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये देखिए, आपको जो ये वाला जो है यानी कि इधर साइड वाला, ये जो रेड कलर वाला है, इसको आप लोग क्या मान लो कि यानी कि जो है मैग्नेटिक फील्ड मान लो। ये यानी कि क्या है, आप लोग जो है यानी कि क्या मान लो, मैग्नेटिक फील्ड मान लो। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। आप लोग लेफ्ट मत होइए, बस 3-4 मिनट की बात है, फिर आप लोग आराम से जो है रेस्ट कीजिएगा या फिजिक्स पढ़िएगा, जो भी। और ये जो है यानी कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, ओके। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि देखो, ये डायरेक्शन तीनों के तीनों, यानी कि ये जो रेज है ना, इस प्रकार से, यानी कि देखो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और ये यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, और ये तीनों आपस में भी परपेंडिकुलर है। इसीलिए कहा जाता है कि जो वेव्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा, वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। आपको ये याद रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ। आपको बस ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेशन जो होगा वो कैसा होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा तीनों के तीनों। खैर, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि ये क्या कर रहे होंगे, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे दोनों के दोनों, यानी कि आपस में जिस डायरेक्शन में प्रोपगेशन ऑफ वेव हो रहा है, इस टाइप के हम लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे। तीसरी बात याद रखना कि इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो वेव्स होते हैं ना वो ट्रांसवर्स वेव होते हैं। ट्रांसवर्स वेव को कभी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि एयर हटा दोगे तो ये ट्रेवल नहीं करेगा, इसको कहीं भी ले जाओगे यानी कि जो है ट्रेवल करेगा। तो यही कहता है डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, इसको कोई मीडियम के लिए जो यानी कि क्या होगा, जो है जरूरत नहीं होगा। कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, यानी कि ये क्या कर सकता है, यानी कि ट्रेवल जो है वैक्यूम में कर सकता है। खैर मैं आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ ताकि कि आप लोग